यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 4 में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप देख लिए होंगे। तो पार्ट 4 में और आपकी सहूलियत के लिए पार्ट 3 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, जिसका आंसर था 1866। और उससे आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में बताने जा रहे हैं। तो कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए बिस्मार्क किसके साथ दोस्ती किए थे। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए बिस्मार्क किसके साथ दोस्ती किए थे? तो फ्रांस के साथ। देखिए, एक समय था कि ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया किसी और को हराने के लिए, अब ऑस्ट्रिया को हराने के लिए किसी और से दोस्ती कर रहा है। यही चलता है। इसलिए इतिहास से हम लोग को सीखने की ज़रूरत है। बहुत कुछ सिखाते हैं इतिहास, लेकिन हम तो अच्छा से रामायण महाभारत तक भी नहीं देख पाते हैं, तो इतिहास के बारे में क्या जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, है ना, ये सब देखने की चीज़ है। जैसे दशहरा में लोग रामायण महाभारत बस यही मोटा मोटी लेकर चलते हैं और लगाते हैं, जबकि आने वाले जो बच्चे हैं, भविष्य हैं, उनको इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। इतिहास की कहानियाँ, जो इतिहास से रिलेटेड जो मूवी या सीरियल जो बने हैं, है ना, एपिसोड, उसको दिखाना चाहिए। यही दशहरा ये सब मौका होता है। और अभी दशहरा चल ही रहा है ना, कल से स्टार्ट हुआ है, आप लोग को पता ही है। तो खैर छोड़िए, जो जाने से जाने, है ना, अब प्रेशर भी आप नहीं दे सकते हैं। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए बिस्मार्क किसके साथ दोस्ती किए थे? तो फ्रांस के साथ, है ना, फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन, सेडोवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? सेडोवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो ऑस्ट्रिया। फ्रांस के साथ दोस्ती किया बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क फ्रांस के साथ दुश्मनी करने के लिए कौन सी नीति अपनाए? देख लीजिए, अब फ्रांस से दोस्ती क्या था? ऑस्ट्रिया को हराने के लिए। अब फ्रांस को हराने के लिए बोल रहा है कि कौन सी नीति अपनाए, ठीक ना। बिस्मार्क फ्रांस के साथ दुश्मनी करने के लिए कौन सी नीति अपनाए? तो राजकुमार का मुद्दा उठाए कि अब राजकुमार हम ही बनेंगे। राजकुमार का मुद्दा उठाए, यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, राजकुमार के मुद्दा उठाकर बिस्मार्क किसके साथ संघर्ष किए? राजकुमार के मुद्दा उठाकर बिस्मार्क जो है किसके साथ संघर्ष किया? तो फ्रांस के साथ, है ना, फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन, फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा संघर्ष हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा संघर्ष हुआ था? जिसका आंसर हो जाएगा सेडौन का युद्ध। सेडौन का युद्ध। अगला क्वेश्चन, फ्रांस और प्रसा के बीच सेडौन का युद्ध कब हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच सेडौन का युद्ध कब हुआ? 19 जून 1870 ईस्वी को। 19 जून 1870 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, सेडौन के युद्ध में कौन पराजित हुआ? सेडौन के युद्ध में कौन पराजित हुआ? आंसर हो जाएगा फ्रांस। बिस्मार्क बड़ी तेज था, वो सबसे दोस्ती किया और सबसे फिर दुश्मनी करके हराए तो चल गया, फ्रांस हार गया। अगला क्वेश्चन, फ्रांस और प्रसा के बीच शांति कायम करने के लिए कौन सा समझौता हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच शांति कायम करने के लिए कौन सा समझौता हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन, फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871 ईस्वी में। 10 मई 1871 ईस्वी में। बिस्मार्क के प्रयास से जर्मनी का एकीकरण कब हुआ?
बिस्मार्क के प्रयास से जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। एकीकरण के लिए न जाने किससे किससे दोस्ती भी किया और किससे किससे दुश्मनी भी किया, सिर्फ किस लिए? अपने राष्ट्र को, अपने जर्मनी को एकीकरण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय जगत में सभ्यता की शुरुआत करने वाला देश कौन था? यूरोपीय जगत में सभ्यता की शुरुआत, सभ्यता संस्कृति, सभ्यता की शुरुआत करने वाला देश कौन था? है ना? तो यूनान ने ही यूरोपीय जगत में सबसे पहले सभ्यता की शुरुआत किया था। यूनान। यूरोपीय जगत के लिए किस देश की सभ्यता और साहित्य प्रेरणा की स्रोत बना? यूरोपीय जगत में, ठीक ना, यूरोपीय जगत के लिए किस देश की सभ्यता और साहित्य प्रेरणा की स्रोत बना? तो उसका आंसर हो जाएगा यूनान, क्योंकि वहीं सभ्यता की शुरुआत हुआ था, है ना। आधुनिक युग में यूनान किसका गुलाम बन गया था? आधुनिक युग में यूनान जो है किसका गुलाम बन गया था? तो तुर्की का गुलाम बन गया था यूनान आधुनिक युग में। अगला क्वेश्चन, तुर्की से आजादी के लिए यूनान के लोग कौन सा क्रांतिकारी संगठन बनाए थे? तुर्की से मेरा जो यूनान है वो आजाद हो जाए, उसके लिए कौन सा क्रांतिकारी संगठन बनाए थे? जिसका आंसर हो जाएगा हितेरिया फिलाइक। हितेरिया फिलाइक। अगला क्वेश्चन, यूनानियों ने हितेरिया फिलाइक नामक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण कब किए थे? यूनानियों ने हितेरिया फिलाइक नामक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण कब किए थे? 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हितेरिया फिलाइक नामक संगठन का सर्वाधिक सक्रिय और लोकप्रिय नेता कौन था? हितेरिया फिलाइक नामक संगठन का सर्वाधिक लोकप्रिय और सक्रिय नेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, हिसाब से लिखिएगा, नहीं तो कलम फिसल जाएगा। इतिहास लिखे में कलम फिसल जाता है, शासक के नाम लिखे में। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी लिख लिए। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में पहला विद्रोह कब किए थे? है ना। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में पहला विद्रोह कब किए थे? तो 1821 में। 1821 में। यूनान की आजादी के लिए इंग्लैंड के किस महान कवि ने अपनी शहादत दे दी थी? यूनान की आजादी के लिए इंग्लैंड के किस महान कवि ने अपनी शहादत दे दी थी? तो वो कौन थे? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन। अगला क्वेश्चन, यूनान की आजादी के लिए ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत रूस के बीच कब समझौता हुआ था? यूनान की आजादी के लिए ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत रूस के बीच कब समझौता हुआ था? जिसका आंसर हो जाएगा 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, यूनान की आजादी के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का लंदन में संयुक्त सम्मेलन कब हुआ था? यूनान आजाद हो सके इसलिए यूनान की आजादी के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का लंदन में संयुक्त सम्मेलन कब हुआ था आपस में? 1827 ईस्वी में। 1827 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तीनों देशों की संयुक्त सेना तुर्की के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहाँ एकत्र हुए थे?
तीनों देशों की संयुक्त सेना, कौन कौन देश थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ये तीनों देशों की संयुक्त सेना तुर्की के खिलाफ कार्यवाही के लिए कहाँ एकत्र हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नवारिनो की खाड़ी में। नवारिनो की खाड़ी में, नौरानी मत लिख देना, नवारिनो की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की के तरफ से इस दुनिया का कौन सा देश शामिल थे? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की के खिलाफ, सॉरी, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की के तरफ से, मतलब तुर्की के तरफ से, तुर्की के साइड से, है ना। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की के तरफ से इस दुनिया का कौन सा देश शामिल था? तो मिस्र देश। अगला क्वेश्चन, तुर्की और यूनान के बीच शांति कायम करने के लिए कौन सा समझौता हुआ था? तुर्की और यूनान के बीच शांति कायम करने के लिए कौन सा समझौता हुआ था? एड्रियानोपल की संधि, एड्रियानोपल की संधि। अगला क्वेश्चन, तुर्की और यूनान के बीच एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तुर्की और यूनान के बीच एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? जिसका आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, है ना। अगला क्वेश्चन, यूनान को इस दुनिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को इस दुनिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? जिसका आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में यूनान जो है इस दुनिया का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, यूनान की स्वतंत्रता के बाद बवेरिया के किस शासक को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया? यूनान की स्वतंत्रता के बाद बवेरिया के किस शासक को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया? जिसका आंसर हो जाएगा ओटो। ऑटो ना, टेम्पू वाला ओटो ना, ओटो। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में हंगरी किसके अधीन था? आधुनिक युग में हंगरी किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। अगला क्वेश्चन, हंगरी के राष्ट्रवादी नेता कौन थे? हंगरी के राष्ट्रवादी नेता कौन थे? जिसका आंसर हो जाएगा कोसुथ और फ्रांसिस डिक। कोसुथ और फ्रांसिस डिक, कोसुथ और फ्रांसिस डिक। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया की सरकार कब हंगरी के अधिकतर बातें स्वीकार कर ली? ऑस्ट्रिया की सरकार हंगरी के अधिकतर बातें कब स्वीकार कर ली? 31 मार्च 1848 ईस्वी में। 31 मार्च 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में पोलैंड के क्षेत्रों पर किसका अधिकार था? आधुनिक युग में पोलैंड के क्षेत्रों पर किसका अधिकार था? इसका आंसर हो जाएगा रूस का। हाँ, रूस का। पोलैंड के, अगला क्वेश्चन, पोलैंड के राष्ट्रवादियों ने रूसी शासक के खिलाफ कब विद्रोह किए थे? पोलैंड के राष्ट्रवादियों ने रूसी शासक के खिलाफ कब विद्रोह किए थे? जिसका आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में। अब यही था इस वीडियो का और इस चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद का लास्ट क्वेश्चन। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लिया
उसको यूरोप में राष्ट्रवाद से किसी भी कोना से अगर क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव, तो छूटने वाला नहीं है, समझे। तो उम्मीद करते हैं और कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करें। और इस चैप्टर का हम मॉक टेस्ट इसके अगले वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक ना। तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, जिसमें 5 सेकंड का टाइम रहेगा एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।